Hello everyone, myself Vivek Ranjan, your dear educator of social science, and I am here to present in front of you some orientation video for class 8th syllabus which will be completed in your ongoing sessions of online classes which was discussed earlier already at the platform of Livesmith powered by Chanakya classes. I am here along with our dear Anand sir and we both will discuss some important topics of class 8th from each of the sections: history, civics and geography. Here over to our sir. Thank you. Hello students, myself Anand Dwivedi. Welcome you all to the digital platform of Livesmith. Today we are going to cover the orientation class, in which we will cover what we are going to study in this session, what you are going to get in all the three subjects like history, geography and civics, how we will be teaching you, and what will be our strategy. Yes, Both sir. of us will share our views. Chapter by chapter we will see each and everything. But before we move ahead, let us talk about the prices which already is announced by our head of this institution. देखिए So, सर, yes, sir. बाबू आप लोग को मैं सबसे पहले बता दूं कि हम लोगों के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश होने जा रहा है, एक इंट्रोडक्शन इस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो आपका लाइवस्मिथ का प्लेटफॉर्म है आपके लिए बेनिफिशियल बने। क्या सर? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग आपके लिए जबरदस्त क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपको लाइवस्मिथ के ऐप पर एज वेल एज यूट्यूब पर भी मिलेगा। अगर आप दोस्त ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप फटाफट से प्ले स्टोर में जाके, ठीक, आप लाइवस्मिथ ऐप को इंस्टॉल करो। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो उसमें आप ऐप स्टोर पे जाओगे और वहां आपको माई इंस्टीट्यूट नाम का एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल करोगे। फिर आपको सारे के सारे जो डेटा होंगे, सारे के सारे जो हमारे क्लासेज के सेशंस होंगे, वो सब सीरीज वाइज आपको ऐप पे मिल जाएंगे। क्या सर? यूट्यूब पे आपको खोजना चैप्टर पड़ेगा। के साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि लाइवस्मिथ ऐप पर हमारे टेस्ट के सीरीज, हमारे डीपीपी जो आप डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से आता है, उसको आप देखेंगे। वहां पर नोट्स उपलब्ध होगा, यानी आपके जरूरत की हर चीज वहां पे उपलब्ध होगी। और उम्मीद है कि आप एक बार लाइवस्मिथ ऐप डाउनलोड कर लें तो आपको पढ़ाई के लिए किसी और जगह देखने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सर हम लोग ये जो ऑफर प्राइस वाला सेक्शन है, जी हाँ, ये एक बार फिर से इसको रिवील कर दिया हाँ, जाए। जी इसको हाँ। डिस्कस ऐसे करते तो हैं। पहले ये डिस्कस हो चुका है हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जो ऑफर प्राइस रहा है आपके क्लास 8 के सेशन के लिए, तो रियल प्राइस जो हमारा है वो है 2909। लेकिन इस सेशन के लिए और हमारे और आपके बीच के रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए, आपके अंदर वो फेथ पैदा करने के लिए, ताकि आपको कल हो के ये फील ना हो कि हमने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया लेकिन हमें वो क्वालिटी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात क्या है जी सर कि ये भी प्राइस देके बच्चे इसको परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे मिल जाएंगे परचेज करना, लेकिन इसको कम करना और इसको ऑफर प्राइस के अंदर में देना, जो कि मात्र ₹1 है। जी सर, हमारे इंस्टीट्यूशन की ये पॉलिसी शुरू से ही रही है जी। कि पहले आप जुड़े, आप पढ़कर देखें, किसी प्रकार की आपको जब दिक्कत न लगे तो सब्सक्रिप्शन लें। बिल्कुल। ये पॉलिसी रही है। तो इसके तहत हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है और ये बिल्कुल ही फ्री है। इसके लिए मात्र आपको ₹1 का, जैसा कि यहाँ सर ने कट करके वहां लिख दिया है ऑलरेडी, तो ₹1 मात्र प्राइस है, जिसको आप बिल्कुल फ्री कह सकते हैं। तो आज ही आप जुड़ें और मैं कहूंगा कि इसमें डिले नहीं होनी चाहिए और आपको पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। राइट। तो पहले आप पढ़ के देखें, अच्छा लगेगा तो हमारा ये सफर आगे तक चलता रहेगा। हम 9th में मिलेंगे, 10th में मिलेंगे, आगे के क्लासेस में मिलते रहेंगे। इसलिए एक भरोसा बिल्डअप करने के लिए, और हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, समझे। तो इसी के साथ हम लोग अब अपने टॉपिक्स को डिस्कस करने मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो लॉन्च किया था उस वीडियोस के, सर हम रिव्यूज वगैरह पढ़ रहे थे, आपने भी पढ़ा होगा उसको। देख करके इतनी खुशी हुई, बच्चे कितने उत्साहित हैं और कितने अच्छे अच्छे कमेंट हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का मिल रहा है। ये देख करके हमें लग रहा है कि बच्चे निसंदेह इससे बहुत अधिक सेटिस्फाइड हैं। और मैं आज जो हम लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपको जो बताने जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि इसे भी आप ध्यान से देखेंगे और अपनी बात, अपनी कमेंट जरूर रखेंगे। अपना फीडबैक, आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक हमें बहुत मोटिवेट करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा। और हमसे डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए। जी सर। और आपके नीड के अनुसार हम लोग भी अपने आप में बदलाव लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े हैं। चलिए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं बारी बारी से ईच सेक्शन। पहले हमारा ये सर हिस्ट्री का सेक्शन खुला हुआ है पहले, तो हम लोग इसके हर एक चैप्टर्स जो क्लास 8th में पढ़ना है उसके बारी बारी से सारे चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से शॉर्ट हिंट देते हुए, इंट्रो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहले चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। ये जो चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये आपको रूबरू कराएगा भारत में मॉडर्न पीरियड से। जी, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जब आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे तो आपकी जो हिस्ट्री थी इट वाज एसोसिएटेड ऑल विथ एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया, जहां आपका गुप्ताज पीरियड पे जाके आपका इतिहास खत्म हो जाता था। फिर आपने जब 7th क्लास की हिस्ट्री शुरू करी तो उसमें आपने मिडाइवल पीरियड को पढ़ा, ठीक, यानी उसमें आपने मिडाइवल पीरियड को भी दो भागों में बांट के पढ़ा, एक अर्ली मिडाइवल, एक लेटर मिडाइवल। तो जैसे आप देखोगे मिडाइवल पीरियड जो है ना वो बेसिकली मुस्लिम किंगडम से एसोसिएटेड है। कैसे? मिडाइवल पीरियड में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से लेके मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट, औरंगजेब जैसे शासक का भारत में आना और उसका डेथ, यानी 1707 में यानी मुगल साम्राज्य की समाप्ति वहां तक। हाँ, ऑफिशियल समाप्ति तो नहीं कहेंगे इसको, बट हाँ ऑफिशियली नहीं, हाँ, लेकिन मुगल काल का सबसे मजबूत शासक के रूप में अर्ली मुगल का ये सबसे प्रभावशाली शासक जी, था। हाँ, तो इसकी मृत्यु के बाद जनरली हम कहते हैं कि भारत में पीरियड जो था वो ट्रांजिशन का पीरियड था, यानी अब अंग्रेज जो थे वो बिल्डअप करने लगे थे। औरंगजेब के बाद आने वाले जो मुगल्स थे उन लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपने साम्राज्य को बचा सके, इसलिए हमारा ये जो पीरियड होगा वो अंग्रेजों से एसोसिएटेड होगा। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं, जो पीरियडाइजेशन है, जैसे जेम्स मिल ने जो अपना पीरियडाइजेशन किया, जैसे हिंदी पीरियड है, आपका मुस्लिम पीरियड है और ब्रिटिश पीरियड है, तो इन सब के बारे में उसकी स्ट्रेटजी, वो उन्होंने क्यों ऐसा क्लासिफिकेशन किया, इसके प्रोस एंड कॉन्स हम लोग सब कुछ, और डिफरेंट सोर्सेज क्या है, मॉडर्न पीरियड को समझने के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, इसकी भी बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। देखिए ये बड़ा जबरदस्त सेंटेंस से ये चैप्टर शुरू होता है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, व्यापार से साम्राज्य तक, यानी अंग्रेज कैसे व्यापार पहले शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो पूरे साम्राज्य का शासक बन जाते हैं। इस पूरे हिस्ट्री को हम लोग इसमें कवर करेंगे। वो व्यापार करने आते हैं और कैसे रूलर बन जाते हैं, इसी की कहानी ये हमारा चैप्टर बताएगा। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो अंग्रेज आया ना, जहांगीर के दरबार में आया। हॉकिंस की बात ये सर वो कुकर वाली बात बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कंपनी आती है प्रेशर कुकर की, हॉकिंस, वो याद रखिए, हॉकिंस का नाम आप नहीं भूलोगे। तो जब हॉकिंस आया था ना, आई थिंक सर ये 1600 में आया था ना, 1608 में सर, 1608 में। हाँ। तो जब वो आया ना तो जहांगीर उस समय भारत का राजा हुआ करता था, तो उस समय वो जहांगीर के कदमों में गिरता हुआ आया था। He was be like कि योर मैजेस्टी प्लीज परमिट मी टू ट्रेड इन योर कंट्री, ऐसे बोलता हुआ आया। और उसकी इंग्लिश, वो अंग्रेज था तो जाहिर सी बात है इंग्लिश ही बोलेगा, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी लगी जहांगीर को कि उसने इससे संबोधित ही कर दिया कि अच्छा इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप हमारे इंग्लिश खान रहोगे। यानी हॉकिंस को सबसे पहले जहांगीर ने ही इंग्लिश खान कहा था। तो बहुत मजेदार ऐसे ऐसे किस्से आएंगे सर। थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे, अंग्रेजी की तो अपना इंपॉर्टेंस था ही, लेकिन इन एडिशन जो लालच अंग्रेजों ने दिया हमारे राजाओं को, कि हमारे साथ आप व्यापार करेंगे, आपको हम बहुत लाभ देने वाले हैं, बहुत सारे टैक्सेस देने वाले हैं, और आपकी ताकत को बढ़ाने में हमारी पूरी सहयोग रहेगी। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उसमें। अभी तो हम लोग इसको शॉर्ट लेके चल रहे हैं, जब हमारा सेशन शुरू होगा ना तो ऐसी बहुत मजेदार कहानियां सुनाएंगे। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। जब एक बार अंग्रेजों ने अपना टेरिटरी बिल्डअप कर लिया भारत में, यानी और जितने इंपॉर्टेंट साम्राज्य थे उनको जब अपने कब्जे में ले लिया, तब उनका ध्यान गया कि अब जब हम इस्टेब्लिश हो चुके हैं तो हमारा इनकम का सोर्स बढ़ना चाहिए। तो इनकम का सोर्स उस समय भारत में उनके पास रेडली अवेलेबल क्या था? गांवों के तरफ शिफ्ट होना और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो यही रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये लोग गांवों के तरफ शिफ्ट हुए। कंट्री साइड एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जी सर, कि गांवों की तरफ उनके मूव करने का एक बड़ा कारण ये था ना कि पहले जो वो व्यापार करते थे, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को ले जाकर यूरोपियन कंट्री में बेचते थे, और उसके बदले में
उन्हें यहाँ गोल्ड और सिल्वर पे करना पड़ता था। हाँ। ये बात उनको बहुत चुभने लगी कि अरे हम लेकर जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और गोल्ड सिल्वर ला रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमें अपने गोल्ड रिजर्व को यहाँ नहीं लाना पड़े, यही से हमें रेवेन्यू प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग सिस्टम डेवलप किया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में डिसाइड किए गए और उसके लिए तमाम सिस्टम्स लॉन्च किए गए कि कहां किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा। ये सारी बातें, पूरा सिस्टम था, ये टैक्स कलेक्ट करने का एक फुल प्रूफ प्लानिंग। जी, रेवेन्यू कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का ये तरीका था। तो इसकी बात ये चाह रहे थे अंग्रेज, ये चाह रहे थे ना कि उनके रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब वो आता रहे। किसानों की क्या स्थिति है उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा थर्ड इसकी बात करेगा। आगे हम बढ़ेंगे, जब अंग्रेजों ने देहात इलाकों को भी अपने डोमिनेंस में ले लिया, उसके बाद वो अब आगे बढ़ के जंगलों तक जाते हैं। यही उनका ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरियाज में जाते हैं। वहां उनको अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग मिलते हैं, वहां वो अलग अलग तरह के लॉज लगाते हैं, जिसके चलते ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग उनके खिलाफ बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी करते हैं। एक्चुअली सर ऐसा है कि फॉरेस्ट एरियाज में बहुत सारे रिसोर्स थे। जी हाँ, और अंग्रेजों को कीमती लकड़ियां चाहिए थी, स्पेशली उनको जहाज बनाने के लिए इस लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो जंगल के रिसोर्स का इस्तेमाल वो अपने लिए कर सकें, इसके लिए उन्हें ट्राइबल एरिया में जाना मजबूरी बन गई थी। तो ये इसमें हम लोग डिकूज को देखेंगे, यानी जनरली जो आउटसाइडर्स जो थे ना, जो जंगल के बाहर से जंगलों में आकर के और जंगली लोगों को परेशान करते थे, उन्हीं लोगों के लिए ये ट्राइबल लोग डिकूज शब्द का इस्तेमाल करते थे, माने जो आउटसाइडर्स थे। तो ये सारी बातें हमारा ये चैप्टर कवर अप करेगा। ठीक, अब फिर ट्राइबल लोगों की हिस्ट्री हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने को बताने वाले। जी, अगला चैप्टर बहुत जबरदस्त आएगा, बहुत ही शानदार चैप्टर। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, जो सिपोई म्यूटिनी कहते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहते हैं, जिसको जनरली बीडी सावरकर ने कहा था। तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर में आएंगी। इससे रिलेटेड मैं एक बात बताऊं कि देखो बाबू, 1856 तक क्या हुआ ना, कि जब अंग्रेजों ने डलहौजी उस समय हुआ करता था गवर्नर जनरल, तो उसने जब अवध को रॉन्ग गवर्नेंस का इल्जाम लगा करके अपने में कैप्चर कर लिया अपने साम्राज्य में। ये अंतिम साम्राज्य था जो अंग्रेजों के साथ इंक्लूड हुआ। तो इस साम्राज्य विस्तार में, एम्पायर बिल्डअप के काम में अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेज का इस्तेमाल किया, बहुत सारे ऐसे नीतियों का इस्तेमाल किया जो नीतियां हमें खल रही थी। बिल्कुल। जैसे उन्होंने सामाजिक तौर पे देखा जाए तो सती प्रथा को बैन कर देना, चाइल्ड मैरिज को रोक देना, ये सब तमाम रिलीजियस कॉजेज से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें थी जिससे हमें डिसकंटेंट हो रहा था। तो ये डिसकंटेंट धीरे धीरे क्या हुआ ना, क्रांति में बदल गया, रिबेल में बदल गया, और यही रेवोल्यूशन को हम लोग 1857 का, ये कारतूस का इंसिडेंट, जी हाँ, वो बहुत विवादित रहा था। हाँ, वो इमीडिएट कॉज था। तो इसकी बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करेंगे, और कैसे इस रिवोल्ट के बाद हम अंग्रेजों के ट्रेडिंग कॉलोनी से ठीक डायरेक्ट सब्जेक्ट्स बन गए। यानी अब अंग्रेज हमारे डोमिनेट करने वाले लोग नहीं, अब हमारे वो रूलर बन चुके थे। यानी 1857 से पहले जी हम लोग एक ट्रेडिंग कंपनी के अधीन थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ। लेकिन 1857 के बाद जब अंग्रेजों को जबरदस्त चोट लगी, यहाँ पर उनको लगा कि अब यहाँ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों ने ब्रिटिश क्राउन से रॉयल फैमिली के हाथ में सत्ता चली गई, और ये जो गवर्नर जनरल्स थे वो वायसराय बन गए। ठीक, अलग अलग चार्टर्ड एक्ट्स जो थे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने लगे। ये सब तमाम बात हम इस चैप्टर, सर आपकी सहमति हो तो मैं अपना चैप्टर शुरुआत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप करें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 6 चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं वो है सिविलाइजिंग मिशन, और इसमें हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, अंग्रेजों को यहाँ पर उच्च क्वालिटी के स्किल्ड लेबरर की जरूरत थी, और साथ ही साथ उनके मन में यह भी था कि भारत के लोग सिविलाइज्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से वो अपना डोमिनेंस भारत के लोगों पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनको स्किल्ड लेबरर मिलता रहे। तो अंडर सिविलाइजिंग मिशन
उन्होंने हमारे भारत के सारे एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। यहाँ उनका क्या मानना था ना कि जब तक आप किसी देश के लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं लाओगे तब तक आप उनके ऊपर सही डोमिनेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदला। यानी वो अपनी सोच को हमारे यहाँ विद्यार्थी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात थी, वो अपनी सोच हमारे अंदर भरना चाहते थे। और आज हम देख सकते हैं ये चीजें आ चुकी है हमारे देश में, हमारे कल्चर में वो चीजें अब घुसने लगी हैं। आज भी हम देखें हमारे जो पोशाक है सर, जो कॉस्ट्यूम हम लोग पहनते हैं, क्या ये इंडियन कॉस्ट्यूम है क्या? नहीं, बिल्कुल ना केवल पोशाक हम लोग पहनते हैं सर, हर एक चीज। अंग्रेजी को ही देखिए, आज के समय में अंग्रेजी का क्रेज कितना अधिक है, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ें। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट ब्रिटिश लोगों का दिखता है, अभी भी दिखता है। और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश मीडियम में करना चाहा ताकि इस मीडियम के माध्यम से ब्रिटिश कल्चर को लोग बेहतर समझ सके। ठीक, तो कैसे किया इन्होंने, ये चैप्टर देखेगा हमारा। ठीक, अगला चैप्टर सर जल्दी से जल्दी बताइए आप। जी हाँ, अगला चैप्टर जो है विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, भारत की बात हो और कास्ट की बात नहीं हो तो शायद ही अधूरी हो जाए। जी। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परंपराएं रही हैं जिसमें महिलाओं के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, बहुत सारे कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। महिलाओं के साथ सती प्रथा के बारे में आपने पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो कैसे महिलाओं के लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है, कैसे कास्ट सिस्टम पर अंग्रेजी सरकार ने बदलाव लाया, कौन कौन से रिफॉर्म्स आते हैं, कैसे सती प्रथा जैसे जो कुरीतियां थी वो समाज से दूर की जाती हैं, ये सभी हम लोग इसमें समझ। चैप्टर के अंदर में हम उन इंडियन लीडर्स को पढ़ेंगे ना जिन लोगों ने रिफॉर्मर हमारे समाज में रिफॉर्म लाने की कोशिश की, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, ये बहुत जबरदस्त चैप्टर आएगा। ये चैप्टर आपको भारत के लोगों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ ताकि अब हमें अपनी आजादी मिल सके, बिल्कुल उस लड़ाई की एक एक कहानी को आपके साथ शेयर करेगा ये चैप्टर। किसने क्या सैक्रिफाइस किया, किसने क्या बलिदान दिया, जी सर, कौन कौन से लड़ाइयां इसमें होती हैं, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। यानी ये हमारी आजादी की लड़ाई है। बिल्कुल सर, ये चैप्टर 1885 से, यानी ये साल जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर को, ठीक, यहां से लेकर के आजादी प्राप्त करने तक की 1947 तक की बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। उस समय तक की हर घटनाएं और हर लोगों के द्वारा जो जो लोग इसमें शामिल हुए, जैसे सबसे जबरदस्त अगर किसी एक पर्सनालिटी की बात करें तो महात्मा गांधी, उनके बारे में बात करेंगे, उनके द्वारा चलाए गए अलग अलग मूवमेंट्स देखेंगे। तो ये चैप्टर रियली में बड़ा जबरदस्त रहेगा। और इस चैप्टर्स का जितने भी चैप्टर्स हमने देखे, इन सारे चैप्टर्स का ना केवल आपको एनसीईआरटी, थ्रू आउट एनसीईआरटी, बल्कि इसके बाहर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना बाबू, उन सारी चीजों को हम दोनों लोग मिलकर के डील करेंगे। हम लोगों का कोशिश है कि आपको सिर्फ चैप्टर के अंदर ही सीमित न रखा जाए, बल्कि आगे के भविष्य के लिए आपको तैयार किया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। तो एनसीईआरटी तो थ्रू आउट होगा ही, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके आगे का भी, जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के बुक्स के कंटेंट को भी हम लोग मर्ज करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। बिल्कुल करेंगे सर। तो अब हम लोग का ये हिस्ट्री था, आगे हम लोग ज्योग्राफी की तरफ मूव करते हैं सर, जल्दी से मूव किया जाए। ओके, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग टोटल 6 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। इस 6 चैप्टर्स में पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा रिसोर्स। रिसोर्स मतलब संसाधन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जीने के लिए जो चीज भी जरूरी है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सब रिसोर्स है जी। और वह एक पेन से लेकर के और हम इंसान तक, हम इंसान भी रिसोर्स हैं। बिल्कुल इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ, तमाम चीजों के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोग हर उस चीज का डिस्कशन करेंगे जो हमारे नेचर में मौजूद है और हमारी मदद करती है। और कैसे आज कैसे वे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कैसे उनमें डिटोरिएशन आ रहा है, कैसे हम उन्हें बेहतर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है ना, वो रिसोर्सेज को और डिटेल में लेके जाएगा। अलग अलग रिसोर्स, जैसे लैंड रिसोर्स है, नेचर का है और हमारी मदद करता है। सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, यानी कहने का मतलब इसमें जंगल, ठीक,
उसके अलावा आपको इन जंगलों में पाए जाने वाला जीवन, जिसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ये तमाम रिसोर्सेज की बात इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। इनकी क्या क्या समस्याएं हैं जी, कैसे ये बहुत सारे कैटेगरीज के ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जी, जो समाप्त हो रहे हैं, इनकी तमाम सबको डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इनके कंजर्वेशन के तरीके, ये सारा इस चैप्टर के अंदर वाटर से संबंधित क्या समस्याएं हैं, सॉइल से संबंधित क्या समस्याएं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे और इसके समाधान क्या है, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए जी सर, जल्दी से तीसरा चैप्टर शुरू करिए। तीसरा चैप्टर में हम लोग मिनरल्स और पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। तो कौन कौन से मिनरल का एक्सपेंशन कहाँ है, कौन कहाँ पाया जाता है, किसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कौन कब तक लास्ट करेगा, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पावर रिसोर्सेज के अंतर्गत भी हम लोग बहुत सारे प्रकार के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो पावर हैं, इन सबको इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर। जी तो सर, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग जनरली फ्यूल्स की बात करते हैं, और वो फ्यूल्स आइदर या तो कन्वेंशनल हो सकते हैं या नॉन कन्वेंशनल हो सकते हैं। जी, इसमें ये सारी चीजें और तमाम मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारा का सारा बात इस चैप्टर के अंदर में किया जाएगा। ये वाला जो चैप्टर होगा अगला, एग्रीकल्चर। देखिए, हमारा देश जो है ना एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्या है? बैकबोन बोलते हैं। एग्रीकल्चर तो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। क्या है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर। ठीक, और ये हमारे देश के भोजन संबंधी जरूरत को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज भी सिर्फ भोजन ही नहीं, मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है। बिल्कुल आता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये इसमें एग्रीकल्चर के डिफरेंट डायमेंशंस की बात हम लोग ये चैप्टर के अंदर में करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और आपका चैप्टर भी आ गया इंडस्ट्रीज, तो इसमें हम लोग इस चैप्टर के अंदर में डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। ठीक, जो चलाए जाते हैं और उनसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट, आयरन इंडस्ट्री को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये सारी शुगर इंडस्ट्री है, तमाम इंडस्ट्रीज की बात इस चैप्टर में होगी। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज के द्वारा हमारे एनवायरमेंट में होने वाला पॉल्यूशन और उन पॉल्यूशंस को रोकने के उपाय, ये सारी बात इस चैप्टर करेगा। अगला और लास्ट चैप्टर जो होगा ना ज्योग्राफी का, वो भी बहुत जबरदस्त चैप्टर होगा। कहने का ये मतलब है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमॉन्ग ऑल द रिसोर्सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज दीज आर द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ हु मेक रिसोर्सेज एंड यूज रिसोर्सेज। यस, मतलब ये है कि ह्यूमंस ही हैं जो रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बनाते हैं। बिल्कुल, एक लाइन में बात। इंसान नहीं हो तो रिसोर्स का कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो ये कैसे रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में, ये सारी बात हमारा ये चैप्टर करेगा। सर, जल्दी से सिविक्स की तरफ चलते हैं। रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। लाइस्मिथ ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और बिना समय गंवाए हम चलते हैं सिविक्स की तरफ, जल्दी अगले बुक की तरफ। अब है हमारा ये सिविक्स के अंतर्गत हम लोग कुल कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? ये है 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। इसमें जो पहला हमारा चैप्टर होगा ऑफ कोर्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी दुनिया का सबसे न्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। कौन कौन से ये राइट्स हैं, क्या है, इन सबको हम कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल, सबसे आर्टिकल की संख्या अगर देखी जाए सर तो सबसे ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 450। जी हाँ जी। ठीक, तो इसमें हम लोग इस चैप्टर के अंदर में संविधान क्या है वो सीखेंगे, क्या करता है वो। मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगा, जो 450 ने बताया है, तो 450 ये अलग अलग आर्टिकल्स नहीं है। दो जो आर्टिकल है ना, वो पहले के आर्टिकल में मर्ज है, यानी वर्तमान में भी 448 आर्टिकल्स की बात आ रही है। तो बात वही हुई, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैंने। बिल्कुल। ऐसे तो ओरिजिनल 395 लिखा जाता है, लेकिन ये सब कुछ इनमें ऐड करके ये नंबर बनाए गए। मतलब डियर स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं कि जो किताबों में लिखा है सिर्फ हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है इसकी भी बात करेंगे, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अवेयर करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक, अगला चैप्टर सर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, इन लोगों को थोड़ा जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल। सेकुलरिज्म यानी
सभी धर्मों को एक बराबर महत्व देना। हमारे देश में कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जिसको नेशनल धर्म या नेशनल रिलीजन का दर्जा दिया गया हो, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होता है इसको हम लोग सेकुलरिज्म के कंटेंट के अंतर्गत समझने वाले हैं। क्या क्या फीचर होता है सेकुलरिज्म का, हम कैसे इंश्योर करते हैं कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने हिसाब से वो धर्म का चुनाव कर सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है, उसे प्रोपगेट कर सकता है। तो इसके अंतर्गत टोटल सेकुलरिज्म से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होंगे हम लोग इसको जानने वाले इसमें हैं। जी जी जी, आगे बढ़ा जाए सर जी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो है पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जितने भी हमारे देश में कानून बनते हैं वो सारे कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। जी सर। पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, कैसे बिल पास होता है, इन सारे प्रोसीजर्स को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से जानकार हो जाएंगे हर एक कानून के बनने के फॉर्मेशन के। मतलब ये कि पार्लियामेंट अपने दो हाउसेज राज्यसभा और लोकसभा के मदद से कैसे डिफरेंट लॉज बनाता है, इंप्लीमेंट करता है और मेंटेन कराने का काम करता है, ये सारा बात ये चैप्टर हमसे करेगा। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते तो ज्यूडिशरी की बात करते हैं। देखिए हमारे गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है सर, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है और ज्यूडिशरी उसको मेंटेन कराने का काम करता है। मतलब जो लोग अगर उसे नहीं मानते हैं उन्हें करेक्ट करना, हाँ, और करेक्ट नहीं हुए तो उन्हें पनिश करना, ये काम जुडिशरी। डिफरेंट नेटवर्क हमारे देश में कोर्ट्स के पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोकल कोर्ट्स। तो इन सारी चीजों की बात ये चैप्टर करेगा। सर अगला जल्दी से चैप्टर की तरफ। बिल्कुल, अगला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी समाज के विकास की धारा से वंचित हैं, यानी कहीं ना कहीं वो काफी पीछे हैं। तो वो कौन कौन से समुदाय हैं, क्यों वो मार्जिनलाइज्ड हैं, क्यों उन्हें आज तक डेवलपमेंट का लाभ नहीं मिला हुआ है, इन सारे फैक्टर्स को हम समझेंगे और साथ ही साथ कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि इनमें बेहतरी हो सके। इस चीज को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत समझने वाले हैं। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको मार्जिन में डालते हैं और कौन से उपाय हैं जो उनको इस मार्जिनलाइजेशन से बचाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने के लिए यूज किए जा रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर, दोनों मिलता जुलता है। हाँ, दोनों मिलाकर मार्जिनलाइजेशन के अगेंस्ट में कौन कौन से स्टेप हमारी सरकार ने लिया, जी हाँ, और क्या क्या हमें अवेयर होना चाहिए इन समस्याओं से, ये सारी चीजें हम लोग इस 2 चैप्टर में कवर करने वाले हैं। जी, पब्लिक फैसिलिटीज को देखते हैं सर, जल्दी देखिए। बिल्कुल, पब्लिक फैसिलिटीज यानी ऐसे फैसिलिटीज जो सरकार हमें प्रोवाइड करती है। देखिए बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज हैं जो हम लोग अपने बल पर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए नाली की सुविधा, हाँ, बिजली की सुविधा, बिल्कुल, पानी की अच्छी सुविधा। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करना हो तो अपने लिए स्कूल नहीं खोल सकता, जब भी संभव होगा ये कम्युनिटी के द्वारा ही संभव होगा। स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, सिक्योरिटी, जी, हर व्यक्ति अपने लिए तो एक बॉडीगार्ड नहीं रख सकता, और अगर रखता भी है ना तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी। सबके पास बॉडीगार्ड होगा, आपस में सब लड़ेंगे मरेंगे। जी। तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज के रूप में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कौन कौन से वो फैसिलिटी हैं, क्यों फैसिलिटीज वो दिए जाते हैं, कितने उसमें गवर्नमेंट खर्च करती है और अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है, जी, ये सारी चीजें इसी चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है। कैसे, मैं बताता हूं। पब्लिक फैसिलिटीज सरकार हमें देती है और उन पब्लिक फैसिलिटीज को जनता तक, लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया जाए, उसके लिए जो रिलेटेड कानून है वो बनाए जाए ताकि लोग अपने आप में एक सोशल जस्टिस की फीलिंग ले सकें। ये तमाम बातें हम इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। यानी तमाम सरकार के द्वारा स्टेप लिए गए जो हमें हमारे समाज में एक हमारा स्टेटस और डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे रिजर्वेशन के बारे में ये सारी बातें हम लोग ये लॉ एंड सोशल जस्टिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्त, इस तरह से हमने अपने हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों सेक्शन के डिफरेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में देखा। ठीक, मैं आपसे जाते जाते एक बात कहूंगा कि देखिए बाबू, ये आपका लाइस्मिथ का प्लेटफॉर्म जो हमारे ऑनरेबल मनमीत सर के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ है, ये और हमें जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है कि हम दोनों लोग मिलकर के एसएसटी की बातें आपके साथ कर सकें। बिल्कुल, हम जबरदस्त प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा और
आप हमें अगर साथ देते हो, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हो, तो आपको एसएसटी की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। सर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा कि हमारे और आपके बीच का जो ये रिलेशन है, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। तो शुरुआत हमने किया है, ये संस्था ने शुरुआत किया है, हम आपके साथ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी 1 रुपी, जी जी हाँ, 1 रुपी में, क्योंकि 1 रुपी वो सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है कनेक्ट होने के लिए और आपको भी प्रीमियम फीलिंग है, राइट। हाँ, मैं और हमारे आपके बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए वो डेवलप हो सके, इसके लिए पहला प्रयास लाइस्मिथ कर रहा है, अगला प्रयास आपको करना है। तो आपको मैं कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लाइस्मिथ ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स से जुड़े, वहां सारी चीजें आपकी पढ़ाई से संबंधित मिलेंगी, आपको कहीं और देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हर एक मटेरियल सर, इन लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे और एक्स्ट्रा मटेरियल्स, जितनी भी चीजें हमसे बन पड़ेंगी आपकी बेहतरी के लिए, वो सब काम हम लोग करेंगे। और वेरी वेरी थैंक्स टू मनमीत सर कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने लाके खड़ा किया है और हमें मौका दिया है कि हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे, करते रहेंगे, ये वादा है। तो आप आइए और जबरदस्त आनंद लीजिए पढ़ाई का, मजे से पढ़ाई करेंगे, खूब मजा आएगा। चलिए मिलते हैं सेशंस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।